अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये हमारे इर्द गिर्द स्पेस में जो चमकती हुई स्टार्स नज़र आते हैं उसमें पाया जाता है। आज हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, इसकी फॉर्मेशन और इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक्चुअली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। पहली 3 स्टेट्स हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट थी। आज उनसे भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ मैटर हमारे सामने विजिबल तो अरसे दराज से है। मीन्स लोग सितारों को देख के अपनी डायरेक्शन मुतय्यन करते थे। ये तो सदियों पुराने काम है। लेकिन ये सितारों के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो रेडियंट है, जो चमक रही है? डेट वाज प्लाज्मा। प्लाज्मा को डिस्कवर करने वाले सर विलियम क्रूक्स हैं। उन्होंने 1879 में प्लाज्मा डिस्कवर किया था थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स। याद रखिएगा, प्लाज्मा ज़्यादातर तो यूनिवर्स में फैला हुआ है, लेकिन अर्थ में भी कुछ जगहों पे एग्जिस्ट करता है। अर्थ के अंदर ये जो नेचुरल लाइटनिंग होती है, इसके अंदर प्लाज्मा होता है जो हमें चमक नज़र आती है। दूसरा, हमने आर्टिफिशियल भी प्लाज्मा बना लिया है और उससे हम अपने घरों को रोशन करते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरेसेंट बल्ब्स की। जो हमारे सामने 99% विजिबल यूनिवर्स है, जिसमें हमें बहुत सारे खूबसूरत से चमकते हुए सितारे और डस्ट नज़र आती है, वो एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। 2 सितारों के दरमियान जो स्पेस होती है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा बहुत ज़्यादा मिकदार में फैला हुआ होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको प्लाज्मा इतनी ज़्यादा तादाद में स्टार्स की फॉर्म में नज़र आएगा कि आपको लगेगा शायद यूनिवर्स ही उससे मिलकर बना है। यानी कि विजिबल मैटर 99% प्लाज्मा होती है। हम प्लाज्मा को थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि प्लाज्मा बनता कैसे है। प्लाज्मा बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है, गैस लेनी है, उसको हीट सप्लाई करनी है। गैस के मॉलिक्यूल हीट गेन करके अपनी एनर्जी इंक्रीज करते जाएंगे। आप उसे और हीट करें, जैसे ही आप उसे और हीट करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी गेन करके, अगर तो मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके, या अगर वो हाइड्रोजन गैस है या कोई भी गैस है, अगर आप उसे इंतहाई हाई टेम्परेचर पे ले गए हैं और उसके एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो होगा यूं कि वो एनर्जी गेन करके अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगी। 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, डिपेंड अपॉन गैस के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा यूं कि आप एनर्जी देते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे, जिससे पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। वो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन असल में किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसमें से एक्साइट होकर निकल गए हैं। पीछे क्या छोड़ गए हैं? पीछे वो पॉजिटिव चार्जेस छोड़ गए हैं। वो पॉजिटिव चार्जेस पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और याद रखिएगा अगर मल्टी बिलियन बिलियन एटम्स हो तो उसमें से 100% एटम्स आयोनाइज नहीं होते। कुछ ऐसे भी एटम होंगे जो न्यूट्रल होंगे, जो किसी वजह से आयोनाइज नहीं हो पाएंगे। हम उन न्यूट्रल एटम्स, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस जो हीट देने से बनी है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये पूरा मिक्सचर प्लाज्मा है। हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। ये है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे होते हैं। अब आप क्या करें, आप इस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट करें। हीट करने पे होगा यूं कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इनके दरमियान जितने बॉन्ड्स मौजूद थे वो ख़त्म हो जाएंगे और इनके एटम इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब ये कलेक्शन हीट होती जा रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करती जा रही है, पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट होती जा रही है। थर्ड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गया है, न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए हैं और कुछ न्यूट्रल एटम उसमें फिर रहे हैं। इतने हाई टेम्परेचर पे, जो कि हम एस्टिमेट करते हैं 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक। वैसे तो नेचुरल प्लाज्मा 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होके कई हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर निकल जाता है, लेकिन हम अगर अपनी एग्जाम्पल तक रहें
तो 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो कलेक्शन बन गई है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे मौजूद हैं, ये प्लाज्मा कहलाएगी। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास आयोनाइज्ड गैस का मिक्सचर आया है, ये जो हमारे पास एक कलेक्शन आई है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और बहुत सारे न्यूट्रल एटम्स हैं, ये कहलाता है प्लाज्मा। ये अगर मैं इसको साइंटिफिकली और इसकी प्रॉपर्टीज के बिना पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं तो प्लाज्मा एक ऐसा मिक्सचर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। अब आप सोच रहे होंगे वो रिस्पॉन्ड क्यों करेगा? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से अगर कोई चार्ज पास करता है या कोई चार्ज उनकी विसिनिटी में आ जाता है, उनके इलाके में आ जाता है, तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, रिपेल कर लेते हैं, डिफ्लेक्ट करा देते हैं, उसको उसकी जगह पोजीशन से चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का असर होता है। ये जो प्लाज्मा है, मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। मैं मानता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मैक्रोस्कोपिकली शायद बराबर हों, लेकिन स्टिल चार्जेस तो हैं उसमें, चाहे बराबर ही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं, अगर मैं उस पर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो वो इतने ज़्यादा हैं कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं। से वो उसको नहीं रिस्पॉन्ड करते, बल्कि वो चार्जेस जब मूव करते हैं तो वो अपनी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हम सारे जानते हैं एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसके अंदर कोई और चार्ज आएगा तो उसे रिपल्शन या अट्रैक्शन मिलेगी। सेम इसी तरह जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो ना सिर्फ बाहर वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, बल्कि उसके अपने अंदर भी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। और जब दो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, विसिनिटीज़ में आते हैं, तो दे डू सम डिफरेंट बिहेवियर, दे शो सम प्रॉपर्टीज़, जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मा इसलिए डिस्टिंग्विश्ड है, इसलिए डिफरेंट है बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर से, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक डिफरेंट किस्म की हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस प्योर फॉर्म में लेता, यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स लेता, तो इतना सवियर आउटपुट, यानी कि इतनी सवियर रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी जनरेट ना कर पाता। तो मैंने करना क्या है? मैंने करना ये है कि जब मैं प्लाज्मा स्टडी कर रहा हूँगा तो मैं इस बात को जहन में रखूँगा कि जो मेरे पास स्टेट ऑफ मैटर है उसमें नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, और अगर तो वो नेचुरल प्लाज्मा है तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक सर्टेन होंगी, जो शायद गैस, सॉलिड, लिक्विड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं शो करते। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास अगर प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है तो क्या वो सिर्फ नेचुरली है? ये एक बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लाज्मा। बोर्ड में जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम उसे हमेशा टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जैसा कि ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। एक साइड पे हम एक हिस्से को एक्सप्लेन करते हैं और दूसरी साइड पे दूसरे हिस्से को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लाज्मा। तो आपने क्या करना है कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा को एक साइड पे एक्सप्लेन करना है और नेचुरल प्लाज्मा को दूसरी साइड पे एक्सप्लेन करना है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा यकीनन वो प्लाज्मा होगा जो हम बनाते हैं, सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं हम। नेचुरल प्लाज्मा वो होता है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है एट हाई टेम्परेचर। खैर, हम डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो नेचुरल प्लाज्मा है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, 20,000 डिग्री, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक नॉमिनल सा टेम्परेचर है इसके लिए। अगर ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता भी है तो वैक्यूम्स के अंदर। जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है ये इतने हाई टेम्परेचर पे नहीं बनाया जाता, ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा रिएक्टिविटी में इतना रैपिड, रेडिकल नहीं होता। आर्टिफिशियल प्लाज्मा तो इंतहाई रिएक्टिव होता है। मसलन अगर ये कहीं प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ से इसकी लीकेज हो गई तो ये अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को इंतहाई ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, उससे रिएक्शन करेगा। तो आप यूँ समझ लें कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा एक सर्टेन लिमिटेड केस के अंदर, लिमिटेड एरिया के अंदर तो स्टेबल है, जैसे ही वो इन कॉन्टैक्ट आएगा किसी और चीज़ से, ये क्या करेगा, उससे रिएक्शन शुरू कर देगा। उसकी वजह इसमें चार्जेस का मौजूद होना है।
जो नेचुरल प्लाज्मा है इसका टेम्परेचर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कई हज़ारों बल्कि कई 100,000 तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अगर ये किसी भी चीज़ को टच करेगा तो ये उसको वेपराइज करवा देगा। नेचुरल प्लाज्मा अगर किसी चीज़ को कांटेक्ट में आता है तो वो उसकी जो सबसे पहले एक्टिविटी होती है वो दूसरे को वेपराइज कराना है। फॉर एग्जांपल आप आयरन का पीस लें और सन की सरफेस पे फेंक दें, वो वेपराइज हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वो भी प्लाज्मा का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एंड सो ऑन। जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है वो शायद इस तरह की कैपेसिटी तो नहीं रखता वेपराइज कराने की क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज। दैट्स वाई आर्टिफिशियल प्लाज्मा एक सर्टन एरिया ट्यूब्स के अंदर तो एग्जिस्ट करता है, उसे जैसे ही उसकी पसंदीदा कंडीशंस नहीं मिलती वो ख़त्म हो जाता है। नाउ देयर इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। दैट शॉर्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा का क्या मतलब है कि प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज बताएं। प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज ही उसको बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर से डिस्टिंग्विश करती हैं। आप सोचिए अगर प्लाज्मा के अंदर मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग-अलग फिर रहे हैं तो गैसियस स्टेट से अलग करने की क्या ज़रूरत थी। डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल आयंस एंड एक्सेट्रा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं समहाउ। इसकी कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, दो आपने करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करनी है। पहली बात तो ये है कि प्लाज्मा के अंदर सफिशिएंट चार्जेस होते हैं, माइन्यूट नहीं सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा मिकदार में चार्जेस होते हैं। उसका मेजॉरिटी हिस्सा जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आयंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। आप याद रखिएगा एक बात, जब एक ख़ास अमाउंट ऑफ चार्जेस या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास किए जाएं तो उनकी अपनी फील्ड या चार्जेस की बाहर वाली इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के साथ को रिलेट करती है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अब बात यूँ है कि अगर तो प्लाज्मा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जब वो फ्लो करेगा प्लाज्मा तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी हम कहेंगे उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरफेरेंस बाहर से और अपनी प्रोड्यूस करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। ये जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली बात आती है कि उसके अंदर और बाहर वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का उस पर असर होता है। अगर प्लाज्मा फ्लो कर रहा होगा तो अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। और ये बात याद रखिएगा, ये इसकी डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल से रिलेट करती है, यहाँ कहलाती है। पहले तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसमें सफिशिएंट चार्जेस होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि वो खुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है क्योंकि उसमें चार्जेस जब फ्लो करते हैं दे प्रोड्यूस दिस थिंग। दूसरी प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा न्यूट्रल होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो चार्जेस होते हैं, लेकिन वो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होते हैं मैक्रोस्कोपिकली। ओवरऑल प्लाज्मा अगर आप कंसिडर करें तो आप ये नहीं कहेंगे ओवरऑल प्लाज्मा पे पॉजिटिव चार्ज है या ओवरऑल प्लाज्मा पे नेगेटिव चार्ज है। मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा जो होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सो इट इज़ न्यूट्रल। लेकिन हाँ, इसके बावजूद वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा कहाँ पे पाया जा सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस होंगी। नेचुरली प्लाज्मा कहाँ पे पाया जा सकता है, अर्थ पे प्लाज्मा कहाँ पे पाया जा सकता है, और इंसानों ने जो प्लाज्मा बनाया वो कहाँ पे पाया जा सकता है। जो नेचुरल प्लाज्मा है वो असल में सन से लेकर क्वार्क्स असल में छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह को बनाते हैं। इंतहाई छोटे मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल से लेकर सन तक इनमें प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। आप स्टार्स ले लें, जो हमारा सन भी एक स्टार है, या कोई भी स्टार ले लें, वो चमकता हुआ रेडियंट नजर आएगा, वो प्लाज्मा की बॉल है। याद रखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स यानी कि इंटरस्टेलर स्पेस इज आल्सो कंटेन प्लाज्मा, उसके दरमियान भी प्लाज्मा होता है।
जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, जब ये एक स्टार से दूसरी स्टार तक मूव करती है तो उसके दरमियान में बहुत सारे रेडिएंट मैटर नज़र आती है, चमकती हुई मैटर नज़र आती है। ये सारी प्लाज्मा ही है। हमारा जो सन है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की एक बॉल है और ये बॉल स्टार कहलाती है। इसके अंदर प्लाज्मा है। वो प्लाज्मा कहाँ से आ गया? इतना हाई टेम्परेचर सन की सरफेस पे कैसे डेवलप हो गया, या उसके इर्द गिर्द इतना हाई टेम्परेचर कैसे है? असल में उसके अंदर हो रहा होता है हाइड्रोजन का फ्यूजन रिएक्शन, और उस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है कि वो हीट सन का टेम्परेचर कई हज़ारों डिग्रियों तक ले जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जो मैटर है वो प्लाज्मा की कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। सो टेक्निकली जो हमें विजिबल चमकती हुई रेडिएंट मैटर नज़र आ रही है या इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, दे आर एक्चुअली प्लाज्मा। अर्थ के अंदर जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, ये प्लाज्मा है हाई टेम्परेचर पे। दूसरा अरोरास। अरोरास क्या होते हैं? ये असल में ना एक ऐसा फिनोमिना है जो पोलर एरियाज़ में, यानी कि जो पोल होते हैं हमारे साउथ और नॉर्थ पोल वगैरह में नज़र आता है। होता यूँ है कि सन की जो सोलर विंड आती है उसके पार्टिकल जब इंटरेक्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर, आउटर सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उन चार पार्टिकल की वजह से डिफरेंट रेडिएंट कलर नज़र आते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पोलर एरियाज़ का एक फिनोमिना है और वहाँ पे ये क्लाउड्स कलरफुल नज़र आते हैं सोलर विंड के इंटरेक्शन से हमारे एटमॉस्फेयर की आउटर सरफेस से। तो आपने याद रखना है कि ये भी प्लाज्मा है क्योंकि इट्स अ कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और दूसरा फ्लोरिसेंट लाइट्स, ये आर्टिफिशियली हमने बनाई हैं। फ्लोरिसेंट लाइट्स क्या हैं? ऑफिस में देखें सरफेस पे, उसकी छत पे कितने ज़्यादा बल्ब्स लगे हुए हैं। ये सारे बल्ब्स जो होते हैं ये फ्लोरिसेंट लाइट्स कहलाती हैं या फ्लोरिसेंट बल्ब्स कहलाते हैं। ये इनकैंडिसेंट बल्ब या ये जो सिंपल बल्ब होता है येलो कलर का, उससे ना सिर्फ एफिशिएंट होते हैं बल्कि ज़्यादा रोशनी भी प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। अब याद रखिएगा कि ये प्लाज्मा इतनी डिटेल में पढ़कर हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे बल्कि एक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि प्लाज्मा की ये प्रॉपर्टीज़ के हमारे काम आ सकती हैं। ये एक अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है और उस लॉन्ग क्वेश्चन का टाइटल है कि एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा को डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। ये जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसके मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं। वो मल्टीपल पॉइंट्स आपने वन बाय वन एक्सप्लेन करने हैं। इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं। द फर्स्ट वर्क इज टू नो वाई प्लाज्मा शुड बी यूज्ड। प्लाज्मा क्यों इस्तेमाल होना चाहिए? प्लाज्मा इस्तेमाल करने से पहले हम ज़रा सोचते हैं प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्यों, आखिर क्या वजह है कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जो पहली तीन प्रॉपर्टीज़ मेजर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं वन बाय वन बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिस्पॉन्ड करता है प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है ये प्लाज्मा। हम तो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके समटाइम ऐसा मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा क्रिएट कर लेते हैं जो बड़े सिलेक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी में, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे समहाउ, और ये सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करने से और सोर्स ऑफ रेडिएशन होने से, ठीक है, और इसके हाई टेम्परेचर होने से, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे सामने वो इंतहाई यूज़फुल हैं। ये ऐसी सब्सटेंसेस बना सकता है जो रिएक्शन करके स्टेरिलाइजेशन का काम कर सकती हैं, जो हम यूजेस में पढ़ने जा रहे हैं। सो इट हैज़ दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर वेरी यूजफुल। तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके, पहले तो हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि इसकी फलां प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके जेनेरिक यूज़ थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम डिटेल में जाते हैं। हमारे पास जो प्लाज्मा है ना वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, यानी कि अगर मैं प्लाज्मा को स्टडी कर लिया और हाई टेम्परेचर पर उसके करैक्टरिस्टिक देख लिए तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ सन की सरफेस पे क्या हो रहा होगा। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो इंटरस्टेलर स्पेस है उसमें फ़लाँ क्लाउड के पास अगर कोई प्रॉपर्टीज़ हैं प्लाज्मा वाली तो वो कैसी होंगी, अगर उसमें कोई और गैस है तो वो कैसा बिहेव कर रही होगी। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन में भी यूज़ होना शुरू हो गया प्लाज्मा। ये जो प्लूटोनियम या यूरेनियम वगैरह के जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने में भी यूज़ होता है प्लाज्मा। ये एनर्जी का सोर्स है और रेडिएशन का सोर्स है। यकीनन प्लाज्मा से जो बल्ब बनते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब, उससे हम ऑफिस और घरों में यूज़ करते हैं फॉर
रेडिएंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चमकता हुआ नज़र आता है और रोशनी करता है। ये पावर जनरेशन में भी यूज़ हो सकता है। हाई टेम्परेचर है, उससे आप स्टीम बना के या उस हाई टेम्परेचर या प्लाज्मा की एक्टिविटी की वजह से आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो आपके यूज़फुल हों, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन वगैरह। हम चलते हैं अपनी प्रॉपर एप्लीकेशंस की तरफ, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे ऑफिस के अंदर सबसे पहले तो ये बात है कि जो अब बल्ब लगे होते हैं वाइट कलर के, दे आर एक्चुअली फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब्स। इनके अंदर होता क्या है, ये असल में एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई होती है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट ऑन करते हैं तो वो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद गैस आयोनाइज हो जाती है और उसकी आयोनाइजेशन की वजह से उसमें रेडिएंट प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो चमकना शुरू हो जाती है। जो लाइट का बल्ब जल रहा है एक्चुअली वो वोल्टेज की वजह से उसमें आयोनाइजेशन ऑफ गैस हुई है, जिसकी वजह से हमें ये नज़र आ रहा है। दूसरे हैं नियॉन साइंस। ये आपको वैसे तो आजकल मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आते हैं, लेकिन नियॉन साइन में आप और भी गैसेस देख सकते हैं। जो मॉडर्न आपके पास नियॉन साइन या नियॉन ट्यूब्स हैं, ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो अब कमर्शियली बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में प्रिपेयर होती हैं। लेकिन इससे पहले जो नियॉन साइन का वर्ड है ना, वो नियॉन गैस का इस्तेमाल इन ट्यूब टू प्रोड्यूस कलरफुल लाइट्स के तौर पे ही समझा जाता था। लेकिन अब खैर समहाउ बहुत सारी कलर्स में आ गई हैं। नियॉन लाइट में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक नियॉन ट्यूब है। इसमें होगा क्या, इसमें हम नियॉन के ट्यूब के एक तरफ वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज डेवलप करते हैं। वो वोल्टेज क्या करती है, नियॉन की गैस को आयोनाइज करती जाती है। जब गैस आयोनाइज होती है तो वो ब्रिलियंट कलर से चमकना शुरू हो जाती है। और ये डिफरेंट ब्रिलियंट कलर के जो हमें वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ये असल में नियॉन ट्यूब्स है जो फोल्ड करके उन वर्ड्स को बनाया गया है। इनका टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो उंगली को जला दें। लेकिन अगर आप इनकैंडिसेंट बल्ब और इनके मुकाबला करें तो इनकैंडिसेंट बल्ब या जो नेचुरल प्लाज्मा है वो तो खैर हज़ारों डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इनकैंडिसेंट बल्ब का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। इनका टेम्परेचर भी कम होता है और ये एनर्जी एफिशिएंट भी होती हैं और मुख्तलिफ कलर्स में भी अवेलेबल हैं। हम इसके अलावा प्लाज्मा को सेमीकंडक्टर की प्रोसेसिंग में, स्टेरिलाइजेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है ना, इसको स्टेरिलाइज किया जाता है किस तरीके से, लो टेम्परेचर हाइड्रोजन परऑक्साइड बेस्ड गैस को यूज़ करके, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस को यूज़ करते हुए प्लाज्मा अप्लाई करके आप क्या करते हैं, उसमें रेडिकल्स जनरेट करते हैं जो उस इक्विपमेंट में मौजूद फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस और स्पोर्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो टेक्निकली इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना ही स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, जो आप लो टेम्परेचर हाइड्रोजन परऑक्साइड बेस्ड गैस प्लाज्मा को यूज़ करके बनाते हैं। इसके अलावा ये डायमंड कोटेड फिल्म्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ये हार्ड लेयर्स होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं हार्डनेस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसी मटेरियल के अंदर। इसके अलावा हाई माइक्रोवेव सोर्सेस, पल्स पावर स्विचेस वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। जो आपका सबसे बड़ा यूज़ होता है ना किसी भी कमर्शियल एरिया में, वो ये होता है कि किसी तरह आप पावर जनरेशन कर सकते हैं चीप सोर्स के ज़रिए। प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उस प्लाज्मा के टेम्परेचर का किसी तरह अगर हम इस्तेमाल कर लें, एनर्जी का किसी तरह इस्तेमाल कर लें, तो हम उससे पावर जनरेशन कर सकते हैं। अब वो डेफिनेटली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्यूजन रिएक्शन से होती है और उस दौरान उसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हज़ार्डस होते हैं। उन हज़ार्डस केमिकल को अगर मैं एनवायरनमेंट में पड़ा रहने दूंगा तो वो रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं कई नस्लों तक। तो हमने उस हज़ार्डस पोल्यूशन करने वाले पार्टिकल्स को रिमूव करना है, उसके लिए हम प्लाज्मा यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हमारे ऑफिस में लाइट्स यानी कि जो फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं उनके तौर पे यूज़ होता है। ये लेज़र और पार्टिकल एक्सेलरेटर को चलाने के काम आता है, ड्राइव करने के काम आता है। ये ड्राइव करने के काम आता है लेज़र और पार्टिकल एक्सेलरेटर को। और इसके अलावा ये पास्चराइजेशन ऑफ फूड और टूल जो क्रोजन रेजिस्टेंट टूल्स होते हैं उनको बनाने के काम आता है। इसके अलावा ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। लास्ट टॉपिक, इस प्लाज्मा का लास्ट हिस्सा मगर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्यूचर होराइजन्स ऑफ प्लाज्मा, यानी कि फ्यूचर में हम क्या सोच रहे हैं प्लाज्मा के इस्तेमाल से। इतने ज़्यादा हमने इस्तेमाल पढ़े, क्या आखिर कोई ऐसा स्पेशल यूज़ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्लाज्मा जो होता है ना
वो लो टेम्परेचर पे बनाया जाता है लेकिन रिएक्टिव होता है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर प्लाज्मा बना तो लिया जाए लेकिन उसकी रिएक्टिविटी को भी किसी तक कंट्रोल किया जाए। यानी कि आप चाहते हैं कि लो एनर्जी लो रिएक्टिविटी वाला प्लाज्मा बनाएं ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, वरना तो वो जैसे ही इन कॉन्टैक्ट आएगा किसी और सब्सटेंस के साथ वो उससे रिएक्शन शुरू कर देगा। साइंटिस्ट इस सूरत में किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए लो एनर्जी प्लाज्मा बनाया। लो एनर्जी प्लाज्मा से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जो कि मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं। असल में ना मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल तब तक रिएक्शन नहीं करते जब तक उनके मुकाबिल मॉलिक्यूल की एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर ना हो। यानी कि वो अपनी रिएक्टिविटी में सिलेक्टिव होते हैं, हर एक से नहीं रिएक्शन करते फिरते। ये प्रॉपर्टी उनको सर्वाइव करा सकती है फॉर लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जांपल अगर उनकी एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से कम है तो वो अपने एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे, वो हरगिज़ रिएक्शन नहीं करेंगे और फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड सर्वाइव कर सकेंगे। अगर ऑर्डिनरी प्लाज्मा होता मेटास्टेबल स्टेट की बजाय तो वो तो जैसे ही एनवायरनमेंट में आता है जो मर्जी सब्सटेंस अवेलेबल होती इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद दैट सब्सटेंस। तो हो यूँ रहा है कि हम इससे ऐसा प्लाज्मा बना रहे हैं जो किसी हद तक सर्वाइव कर सकता है जब तक रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल उससे रिएक्ट ना कर सकें। अब वो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, वो हमारी रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन भी हो सकती हैं, प्लूटोनियम और यूरेनियम वगैरह की। यानी कि एनवायरनमेंट में अगर प्लूटोनियम और यूरेनियम की कंटेमिनेशन मौजूद है तो हम मेटास्टेबल स्टेट वाले प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स को भेजते हैं, वो उनसे रिएक्ट करते हैं और उनकी जो हज़ार्डस प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ख़त्म करने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उनसे रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या इस सिचुएशन से हमें निकालते हैं कि उनकी पोल्यूशन कहीं हमें नुकसान ना दे दें। सो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन को कम करने के लिए हम ये मेटास्टेबल स्टेट यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट ये लास्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब बोर्ड में इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो यूजेस आएंगे। पहले आपने बताना है कि जनरली इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये यूज़ होता है, फिर आपने बताना है कि जनरली हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ यूजेस में लिखा हुआ है। फिर आपने वन बाय वन उनके यूजेस बताने हैं कि ये इस जगह पे यूज़ हो सकते हैं। देन ये जो फ्यूचर होराइजन्स हैं ये भी आपके यूजेस का हिस्सा है, क्योंकि इसमें हम कर क्या रहे हैं, एक स्पेशल केस स्टडी कर रहे हैं प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स का जो सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं रिएक्टिविटी में, और वो करते क्या है कि वो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन को दूर करने के लिए यूज़ होते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, बोर्ड में विद हेडिंग्स अगर आप यूजेस लिखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, ताकि वो लेंथ ऑफ क्वेश्चन को भी बढ़ा दे, यूजेस को सिग्निफाई भी कर दे कि ये यूज़ है, और एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाता है डिटेक्ट करना कि इस स्टूडेंट को पूरे यूजेस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 3 मैंने बताए आपको, इंपॉर्टेंट 3। प्लाज्मा कैसे बनता है, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। सेकंड, आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा में फ़र्क बताएं। तीसरा, प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है। फिर यूजेस आ जाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन आ जाता है, यानी कि 4th शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अगर 3 पहले मिला लिए जाएं या आखिरी मिला लिया जाए तो वह है कि मेटास्टेबल स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स किस कैटेगरी के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सिलेक्टिव इन रिएक्टिविटी होते हैं, और हमने ये बताना है कि दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इसमें मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको लेक्चर के अंदर ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, यूजेस बता दिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल भी बता दी जो कि प्लाज्मा में किस तरह कन्वर्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।